देशभक्ति का मतलब सिर्फ देश के दुश्मनों से लड़कर जान देना नहीं होता, क्योंकि देश पर खतरा सिर्फ बंदूक और बम से नहीं आता। क्योंकि अगर जमीन के एक टुकड़े पर खींची गई लकीर के अंदर आने वाले दायरे की पुख्तगी से हिफाजत करना ही सब कुछ होता, तो अमेरिका आज दुनिया भर में वॉर और सेक्शंस लगाता नहीं फिर रहा होता, जबकि अमेरिका का कोई 1 इंच भी छीन नहीं सकता। देश बनता है लोगों से। देश बनता है लोगों की सोच से। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। और देश को ताकत मिलती है दुनिया में चल रहे किसी भी दौर या रिवॉल्यूशन में अपनी हिस्सेदारी सबसे पहले या सबसे ज्यादा देने से। जैसे कभी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर मैकेनिकल, फिर कंप्यूटराइज्ड, इंटरनेट और अभी एआई चल रहा है। अब जरा सोच कर देखो हमने इनमें से कितनों में बाजी मारी। अब जरा अपने देश की वर्कफोर्स पर नजर घुमाइए और सोचिए हमें कितना काबिल बनाया गया है दुनिया से कम्पीट करने के लिए। तो कम्पीट करना बहुत जरूरी है। गलती से भी ये मत सोच लेना कि हमें क्या पड़ी है, हम तो अपने दायरे में खुश हैं। अगर अपने में ही खुश होते तो आज सिर्फ एक रास्ता बंद होने की वजह से किसी दूसरे देश के ऑयल और गैस के लिए हमें लाइंस में नहीं लगना पड़ता। ये इतने बुरे हालात सिर्फ 2-3 हफ्तों की ब्लॉकेज में हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। और जब कुछ चीजें खरीदते हैं तो उसके लिए पे भी करना पड़ता है, जिसके लिए हम अपने देश से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के ट्रेड के हिसाब से हम चीजें खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। तो सिर्फ लेन देन से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा। और ये एक्स्ट्रा काम ये हो सकता है कि हमारे देश के लोगों की दूसरे देशों के लिए सर्विसेज। तो ऐसे में हमारे 140 करोड़ देशवासी कितने काम आ सकते हैं, लेकिन तभी जब वो देश के काम आने लायक होंगे। तो सारी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है और सारी प्रॉब्लम्स का समाधान भी एक ही है, देश की जनता। भारत ने अपनी नई शुरुआत 1947 में आजादी पाकर की, लेकिन हमसे भी 2 साल बाद 1949 में अपनी नई शुरुआत करने वाला चीन आज सुपर पावर बनकर बैठा है। आज अमेरिका की भी इतनी जरूरत नहीं जो चाइना से उलझे। 1949 में माओ जेडोंग के संघर्ष के बाद चाइना ने जब अपनी नई शुरुआत की, तब इंडिया और चाइना के हालात लगभग एक जैसे थे। दोनों देश गरीब थे, दोनों खेती पर टिके थे, दोनों की आबादी करोड़ों में थी, पर युवा शक्ति भरपूर थी। चीन ने अपनी युवा ताकत को हथियार बना लिया और सिर्फ अपनी नीतियों और अपने लोगों के दम पर आज भारत से लगभग 5 गुना आगे निकल चुका है। कम नहीं होता 5 गुना होना। भारत जैसे 5 देश लगेंगे चाइना को टक्कर देने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर चाइना आज ही डेवलप करना बंद कर दे और हम जी जान लगाकर आगे बढ़ते रहें, तब 25-30 साल लग जाएंगे चाइना के बराबर पहुंचने के लिए। बड़े दुख की बात है कि जब दोनों के हालात एक जैसे थे और एक साथ दोनों ने नई शुरुआत करी, तो फिर इंडिया ने ऐसी कौन सी गलती करी और चाइना ने ऐसा कौन सा जादू करा जो ये फासले आज इतने बड़े हो गए। चाइना की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन आज बात सिर्फ पैसा और पावर की नहीं है। आज हमारे देश के लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं जहां बेसिक साफ सफाई सम्मान भी एक लग्जरी बन चुका है। और कई बार तो हालात इतने बदतर दिखते हैं कि जानवरों की जिंदगी भी उनसे ज्यादा सुकून भरी लगती है। देखिए हमारे नेताओं के हालात तो सबको पता है, कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लॉजिकल हैं, कितने रेशनल हैं, कितने दूध के धुले हैं। लगभग आधों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वो रेडिकल हैं, रेसिस्ट हैं, एक अमीर एलीट तबका है, गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, अपने अपने एरियाज के दबंग हैं, नेपो किड्स हैं। मतलब देश की तमाम गंदगी पॉलिटिक्स में भरी पड़ी है। ऐसे लोग या तो जेल में होने चाहिए थे या फिर उनकी हरकतों के लिए उन्हें समाज में अलग थलग रखना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वही लोग आज देश चला रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारे फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले वही लोग लेते हैं। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदस्य लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा स्थापित करती हूँ। आप सोशल मीडिया पर जब भी ऐसी रील देखते हैं जिनमें ये नेता या तो कुछ बहुत ऊट पटांग बोलते दिखते हैं, जिस बात का ना तो सर होता है ना पैर। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। या फिर खुल्लम खुल्ला जहर फैला रहे होते हैं। तब हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार जिस पोजीशन पर आज ये बैठे हैं, क्या उस पद को ये डिजर्व भी करते हैं? क्या वो इस काबिल भी हैं कि एक आम भारतीय के लिए अच्छा सोच सकते हैं, ठीक फैसला ले सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए बाहुबली कल भी थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहेंगे। और जब ये उस लायक हैं ही नहीं, तो फिर ये उस बाजी को जीते कैसे? इस्तीफा नहीं देंगे। कौन दे इस्तीफा?
इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? ये वहां तक पहुंचे कैसे? फिर हाल ही में आज पर्यावरण का सदस्य बने हैं, तो क्या कुछ पर्यावरण के लिए सोचे हैं माइंड में आज? ये सब हम जानबूझ नहीं करते हैं, कुछ बने नहीं बने, ये सब नहीं जानते हैं, ये सब नहीं जानते हैं। और इस पूरे खेल को जीतने के लिए जिस तरह की चीजें एक सुनियोजित तरीके से एक आम आदमी के दिमाग के साथ खेली जाती हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरुआत यही से करते हैं कि इस तरह का होने के बावजूद भी ये लोग आम आदमी के पसंद कैसे आ जाते हैं। जो आदमी सुबह उठकर काम पर जाता है, 9 to 5 जॉब करने वाला है, एक साधारण इंसान है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बेवजह की रैलियों और जुलूसों में जाकर अपना समय बर्बाद करे। काम धंधे वाला आदमी एक अच्छा इंसान भी होता है, एक अच्छा नागरिक भी होता है, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा पड़ोसी भी होता है। सारी बुराइयां शुरू होती हैं जब इंसान फ्री होता है, जब वो बेरोजगार होता है, और ऊपर से अगर दिमाग भी खाली हो तो और भी खतरनाक। अपने घर, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, देश के लिए, सबके लिए खतरनाक। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, ना सही एजुकेशन, ना रोजगार। आई नो अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि देश की इतनी बड़ी आबादी में सबके लिए रोजगार देना इतनी आसान बात नहीं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर नीयत, कोशिश और इरादे नेक हों तो पॉसिबल है। आपकी आंखें खुल जाएंगी जब हम आगे चाइना की बात करेंगे, जब आप जानेंगे कि बड़ी आबादी ताकत में भी बदली जा सकती है। जो आबादी बोझ जैसी लगती है, वही आबादी वोट मांगने और माहौल बनाने में बहुत काम आती है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? अगर लोगों को उनका दिमाग यूज करने के लिए उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता तो कुछ नाकाबिल लोगों की दुकान पर वहीं फुल स्टॉप ना लग जाता। दूसरा बड़ा रीजन है सिनेमा। नेताओं ने जो किया वो भी एक पहलू है, लेकिन हमारे लोग सिनेमा भी बहुत देखते हैं और सिनेमा से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि फिल्में बनती हैं समाज की पसंद के हिसाब से और समाज सीख लेता है फिल्मों से। मतलब कि एक बहुत डेंजरस लूप। आजकल की फिल्में एक गंदे नैरेटिव को पार करके उससे भी ज्यादा बदतर नैरेटिव की तरफ बढ़ रहा है। हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है, लेकिन औरत को नंगा दिखाए तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। इन डायरेक्टर्स को बखूबी पता है कि लोग क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं। पहले तो वल्गैरिटी और जैसी चीजें जानबूझकर मूवी में डाली जाती थी ताकि मूवी हिट हो सके, और अब फिल्में समाज को बांटने का काम भी करने लगी ताकि मूवी हिट हो सके। मूवीज में शॉर्ट क्लॉथ्स दिखाना, वल्गर जोक्स, सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, वो भी इंटेंशनली। मेरा मानना है कि छोटे कपड़े पहनना किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब कैमरा एंगल्स और प्रेजेंटेशन जानबूझकर सेक्सुअलाइज करी जाती हैं ताकि औरतों को सिर्फ आई कैंडी बना सकें। जब किसी फिल्म में कैमरा किसी औरत के जिस्म पर इस तरह घूमता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है, तो महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है। मतलब वो इन्हें इंसान की नजर से नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट, एक आइटम की नजर से देखा जाता है। और खासकर इस तरह के गानों के नाम को भी आइटम सॉन्ग कहा जाता है, जहां टर्म में ही आइटम है। कई बार फिल्में स्टॉकिंग और हैरेसमेंट को भी ग्लोरीफाई करती हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्म की कई फिल्मों में स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे दिया जाता है। पहले हमारी फिल्मों का हीरो लड़की को प्रपोज करता है, और जब लड़की प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तब हीरो हार नहीं मानता बल्कि लड़की को स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है, और अंत में लड़की मान जाती है। तेरे नाम डर रहना है तेरे दिल में, पुष्पा, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1, इश्क, हसीना मान जाएगी। इन सब में हीरो लड़की के पीछे पड़ता है और मना करने पे भी पीछा नहीं छोड़ता। और ये लिस्ट यहीं पर नहीं रुकती। डायरेक्टर्स को पता है कि ये लोगों को पसंद आएगा। इससे आम लोगों को ये मैसेज जाता है कि आज मना कर रही है तो कल मान जाएगी। उन्हें लड़की के कंसेंट से फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज आए दिन रियल लाइफ में देखने को मिलती है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में आए दिन महिलाओं को सहना पड़ता है। और हमारे देश में ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों की सोच पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट है। मतलब औरतों को कमतर समझने वाला, कमजोर समझने वाला समाज है। और इसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। बच्चे जो घर में देखते हैं वही मान लेते हैं। घर में लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है। लड़कों को हक और लड़कियों को सीमा सिखाई जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि लड़कों को यह बोला जाता है कि अरे मोगा लड़कियों की तरह चल रहा है, लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है, या फिर कहा जाता है कि तू तो जाकर चूड़ियां पहन ले। बच्चे ऐसी बातें बचपन से ही सुनते आते हैं। वो अपने दिमाग में ये बात डाल लेते हैं कि लड़कियों की तरह काम करना, लड़कियों की तरह हंसना, चलना फिरना, ये सब तो गंदी बात है, गाली जैसी है। और कभी कोई मर्द इमोशनल हो जाता है तो उसे बोला जाता है कि अबे मर्द बन, क्या औरतों की तरह रो रहा है। मतलब बचपन से ही ये माइंड में डाल दिया जाता है कि औरत होना, लड़की होना तो बहुत बड़ी कमजोरी है। वहीं एक बच्ची अगर ये सुन रही होती है तो उसकी सोच अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है कि मैं तो लड़की हूँ, कमजोर हूँ, भैया की बराबरी में नहीं हूँ, अपनी हद में रहना होगा। लड़कियों को सिखाया जाता है कि उनकी इज्जत घर की इज्जत है, पूरे परिवार की इज्जत है। उन पर बचपन से ही एक बोझ डाल दिया जाता है, जबकि लड़कों के मामले में ऐसा नहीं है। ना उन्हें उनकी हद सिखाई जाती है, ना उनकी मर्यादा सिखाई जाती है, ना उनकी बाउंड्री उन्हें बताई जाती है। लड़कों को सिखाया जाता है उनका हक, लड़कों को सिखाया जाता है मर्द बनना। तो लड़कों के मन में यह आ जाता है कि मैं तो ऊपर हूँ, भले ही उसने अपने जीवन में कुछ नहीं करा हो, कुछ नहीं उखाड़ा हो, लेकिन जन्म से ही वो लड़की से ऊपर है। और ऊपर से हमारे समाज में सही शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, सेक्स एजुकेशन नहीं है,
कंसेंट जैसी चीजें नहीं पता, रिश्तों में इज्जत, बराबरी और बाउंड्रीज क्या होती हैं इसकी समझ नहीं दी जाती। और यही सबसे बड़ा रीजन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल डिजायर, इट्स अबाउट पावर, कंट्रोल एंड डोमिनेंस। बहुत बुरा लगता है जब लड़कियां और औरतों की किन्हीं वीडियोस और रील्स में लड़कों के बहुत भद्दे और बेतुके कमेंट्स होते हैं, उनके कपड़ों पर, उनकी बॉडी पर, उनके कैरेक्टर पर। और इन सब की वजह पेट्रियार्कल सोच ही है। और ये हाल सिर्फ साउथ और बॉलीवुड का ही नहीं, बल्कि कई इंडस्ट्रीज इसी तरह का बिजनेस मॉडल यूज करती हैं। ये तो मूवी बना देते हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि इनकी ऑडियंस के पास अवेयरनेस नहीं है, सही सेक्स एजुकेशन नहीं है, उन्हें कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि इफ शी सेड नो दैट्स मीन नो। और मूवी में वॉयलेंस का तो और बुरा हाल है। हमारे यंग लोग इन फिल्म से इंस्पायर होकर गैंगस्टर और खलनायक बने घूमते हैं और सॉन्ग्स भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हर दूसरा लड़का अपनी रील स्टोरी स्टेटस पर गैंगस्टर वाले गाने लगाकर बदमाश बना घूमता है और इन सब चीजों से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। और क्योंकि इनकी ऑडियंस इतनी मैच्योर नहीं है, इतना विजडम नहीं रखती कि अच्छे और बुरे में फर्क कर सके, फैक्ट्स और फिक्शन में फर्क कर सके, अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर सके और बुरी चीजों को इग्नोर कर सके, उन्होंने जो पर्दे पर देखा उनके लिए सब सच है। कितना ही लिखते रहो डिस्क्लेमर्स में कि ये फिक्शंस पर बेस्ड है, एंटरटेनमेंट के लिए है, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। पहले तो वो इन्हीं झूठ को सच मान लेते हैं। पर डिस्क्लेमर में तो ये कहा है कि ये मतलब इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, लेकिन है पूरी फिक्शन, असली इसको डॉक्यूमेंट्री ना माना जाए। उन्होंने शुरू में बोला उनका ये कहने का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि एवरी इंडियन शुड बी वॉच। पुलवामा अटैक हुआ और ये सारे 26/11 हुआ, मूवी के जरिए बताया कि हमने कैसे बदला लिया। और फिर इन्हीं स्टोरीज से सपने सजाते हैं और इन्हें ऐसे ही नेता पसंद आते हैं जो इन्हें सपने दिखा सके, अच्छे दिन जिनकी न्यूज और रील्स पर लार्जर देन लाइफ वाली हाइप हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। जो फेंकने और बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हो, जिसकी एक हीरो और मसीहा वाली छवि हो, जो खुद को भगवान बनाकर ही पेश कर दे। जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। फिर ये लोग इन नेताओं से और हीरोज से इस तरह इंस्पायर होते हैं कि उनको सब कुछ मान बैठते हैं। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। उनके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। 36 lives lost, 46 injured. A massive tragedy unfolded in Karur, Tamil Nadu at a political rally led by actor turned politician Vijay. इन्हें दूध से नहलाते हैं, इन्हें देवता की तरह पूजते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती हैं जहां इनकी भीड़ में लोग दब के और कुचल के मर जाते हैं। उन्हें अपने ही जिंदगी और अपने जीवन से कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो किस तरह भी बसर हो रही हो। और देश बनता है इन्हीं लोगों से, इनकी समझ से, इनकी सभ्यता से, इनके सिविक सेंस से। और अफसोस की बात यह है कि शायद हमारे लोगों को अभी देशभक्ति का असली मतलब ही नहीं पता। आज जो हम डेवलप कंट्रियां देखते हैं, साफ सुथरी सड़कें, सुंदर पार्क, नदियां, तालाब साफ, सभ्य समझदार लोग, ना कोई हॉर्न, ना कोई तेज बातचीत, अच्छी लाइन, जल्दी जाने वालों के लिए रास्ता छोड़कर खड़ा होना, ये सब चीजें तो ऐसी है ना जो लोगों में खुद में सही समझ और अच्छाई से आई होंगी। सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलकर एक सुंदर कम्युनिटी बनाते हैं। ऐसे ही सुंदर शहर के शहर बन जाते हैं और पूरा देश एक साफ सुथरी सिविलाइज्ड कंट्री, रहने लायक एक डिसेंट प्लेस बन जाता है। और हमारे देश के लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें यह लगता है कि ऐसा करके वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूं, ये मेरा काम थोड़ी है। और साफ सफाई का काम तो वैसे भी हमारे देश में हमारी सो कॉल्ड नीची जातियों का काम है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सबको साफ सुथरी जगह में रहना है। ये गंदगी जो उन्होंने की है ये उन्हें नहीं पसंद। सपने वही है कि कैसी पीसफुल ब्यूटीफुल जगह हो जहां जाकर रहा जाए। वो खुद से जिम्मेदारी नहीं लेते और ना उन्हें ये लगता है कि इसमें उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती भी है। खुद की कंट्री के लिए काम इसलिए नहीं करना क्योंकि उनके लिए देश प्रेम की परिभाषा ही अलग है। साफ सुथरा करना तो छोड़िए, वो खुद गंदगी करते फिरते हैं क्योंकि उनके दिल में एम्पैथी नहीं बची कि जो गंदा मैं करूंगा वो किसी और को साफ करना होगा, मेरे किए कराए से किसी और को तकलीफ होगी। और जब समाज से एम्पैथी खत्म होती है तो इंसानियत भी धीरे धीरे मरने लगती है। और हमारे यहाँ का हाल यही है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और रीजन वही है कि मैं ऊंची जात, वो नीची जात, मैं हिंदू, वो मुस्लिम, मैं ब्राह्मण, वो शूद्र। मतलब खुद को सुपेरियर समझना और सामने वाले को इन्फेरियर। इस सोच के साथ एक इंसान एक कम्युनिटी को साफ सुथरा और सभ्य बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकता है? एक सो कॉल्ड ऊंची जात का आदमी क्या कभी एक आधा कदम भी बढ़ा सकता है किसी नीची जात के मोहल्ले की साफ सफाई के लिए? हरगिज नहीं। और यहीं से होती है हमारे देश में सारी प्रॉब्लम्स की जड़। प्रॉब्लम देश के लोगों में इनइक्वालिटी की, अनटचेबिलिटी की, भाईचारा ना रखने की और देश को बनाने के लिए मिलकर काम ना करने की। और लोगों में जो ये डिस्कनेक्शन है, इसी का फायदा उठाते हैं पॉलिटिशियन। या फिर ऐसा है कि लोगों को बांटा ही नेताओं ने है ताकि हम बटे रहें और वो इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि हमारे लोग जिस नशे में हैं उससे मीठा डोपामाइन कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि अपने से नीचे वाले को दबाने में जो मजा है
वो कहीं और नहीं। सिस्टम की नाकामी, खुद की असफलता, चारों तरफ शोर, गंदगी, सपनों का पूरा ना होना, गरीबी और भूख, इन सब से इंसान का दिमाग फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट और गुस्से से भर जाता है। फिर वो कहीं तो निकलेगा। ऐसे में नीचे से नीचा आदमी भी अपने से नीचा आदमी ढूंढकर उसके ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि भेद हमारी रग रग में बस चुका है। किसी ने खूब कहा है कि अगर इस देश में मुसलमान ना होते तो हिंदू भी नहीं होते, यहाँ होते शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और सिर्फ ब्राह्मण ही होते तब भी हम सुखला, दूबे और पंडित रह जाते। हम अपने रोजमर्रा के दुखों से उतना परेशान नहीं जितना हम इस बात से परेशान हैं कि जो हमसे नीचे होना चाहिए था वो आज बराबर कैसे हो गया। ये मूल्य हमारे देश में इतना कैसे उछल सकते हैं। इन्हें जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि ये रोबोट्स की तरह सिर्फ बटन दबाने में काम आए। ये युवा रैलियों में जाकर पार्टियों का झंडा उठा सकें। अगर ये खुद से सोचना शुरू कर दें, सही मांग करना शुरू कर दें और एकजुट होकर ताकत बन जाएं, तो कुर्सियों पर बैठी ताकत को ढहने में वक्त नहीं लगता। और ये चीज किसी एक पार्टी या फिर किसी एक राज्य के लिए नहीं है। इतिहास में यही हुआ है और यही होता आया है। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो, हर जगह यही हुआ है। जब जब भी बटे हुए लोग एकजुट हुए हैं, उन्हें अपने से ऊपर बैठे हुए लोगों को उखाड़ फेंका है। लेकिन यहाँ ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की हैराकी ऐसी बनी हुई है कि जो प्रेशर बनता है वो अपने से नीचे वालों पर रिलीज हो जाता है और लोग इस तरह एक साथ नहीं मिल पाते। एक बार जरा सोच कर देखना, अपने से कमजोर गरीब को सताकर, कुचलकर ऐसी कौन सी जरूरत पूरी हो जाएगी? क्या जो सपना तूने देखा वो पूरा हो जाएगा? क्या तेरे जीवन की कुछ जरूरतें जो चल रही हैं वो पूरी हो जाएंगी? क्या आज तेरे घर में पैसों की तंगी, भूख, बीमारियां खत्म हो जाएंगी? बस ये होगा कि तेरे अंदर का तूफान थोड़ा शांत हो जाएगा, उसे सताने से जो तेरा दुश्मन भी नहीं है। तुझे तो बताया गया है कि वो तेरा दुश्मन है। इसी को सूडो एनिमी कहते हैं। और इस हालात को बिगाड़ने में ये फर्जी मौलवियों और बाबाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने कल्चर, अपनी सभ्यताओं के नाम पर डेवलप कंट्रियों से सीख लेने से मना ही किया है। खुद कभी सिखाएंगे नहीं कि पब्लिक प्लेस में जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करना गलत बात है। कहीं भी रोड साइड पर खड़े होकर पेशाब करना गलत बात है। गंदगी, कूड़ा फैलाना और बेवजह शोर मचाना, गुटखा खाकर कहीं भी चलते चलते थूक देना, ये सब सही चीज नहीं है। लड़कों की भी कुछ मर्यादा, कुछ जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ महिलाओं पर ही लागू नहीं होती। कभी देखा है ये चीजें बोलते हुए या फिर समाज को जोड़ते हुए कि सब एक साथ मिलकर काम करो? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता? गोस्वामी जी कहते हैं कि तो राम जी को नहीं बचता, वो चारों बन है। इनका ज्ञान होता है जैसे विस्की किट। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। अगर हमें किसी चीज में सक्सेसफुल होना होता है तो हम उन लोगों से सीख लेते हैं जो उस फील्ड में पहले से ही आगे हैं, पहले से ही सक्सेसफुल हो चुके हैं, ताकि हमें एक शॉर्टकट मिल जाए। उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो अनुभव है, उससे हम कुछ सीख ले सकें। लेकिन इन ढोंगी बाबाओं ने ब्रेन वॉश करके सबको ज़ॉम्बी बना दिया। उन्हें सही गलत, सक्सेसफुल फेलियर में फर्क ही नहीं पता। जिन देशों से हमें सीख लेना चाहिए था उनके बारे में ये नेता कहते हैं कि वो तो संस्कारहीन है, चरित्रहीन है, पश्चिमी सोच वाले हैं। फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है भाई। अन्यत्र नारी का भोग के लिए उपयोग होता है, केवल भारत ऐसा है जहाँ नारी का यज्ञ के लिए उपयोग होता है। इससे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते हैं। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। मैं गारंटी देता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। और उनकी इमेज और हमारी सोच इस तरह की बना देते हैं कि हम कितने महान हैं और वो कितने बेकार, जबकि खुद सारे मजे करते हैं। ठगी और झूठ से लोगों को लूट लूट कर अपने घर भरे हुए हैं। ऐसी आलीशान लाइफ जी रहे हैं कि राजा महाराजा फेल हैं। घूमना फिरना, महंगे चश्मे, हेलीकॉप्टर, विदेशी यात्राएं, महंगी गाड़ियां, ये सब एक सन्यासी की लाइफ है। ऐसा होता है एक सन्यासी? त्याग और साधारण सरल जीवन व्यतीत करने वाला इंसान जो कि बहुत शांत हो, समाज के लिए, लोगों के लिए अपना जीवन खपा दे, ऐसा इंसान सन्यासी होता है। ये लोग तो खुल्लम खुल्ला ढोंगी हैं। इन लोगों ने हमारे देश के लोगों का दिमाग लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बंद कर दिया है। और इनका दिमाग इतना हैक कर दिया है कि ना अब वो खुद के लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं, ना समाज के किसी काम आ सकते हैं। और ऐसा नागरिक देश के लिए भी बोझ ही बनता है, कोई काम नहीं आ सकता। ये हमें चीन के एग्जाम्पल से देखने को मिला। 1947 में चीन और इंडिया के हालात एक जैसे थे। दोनों गरीब थे, दोनों खेती पर टिके थे, युद्ध और गुलामी की मार झेल रहे थे। दोनों की जीडीपी लगभग बराबर थी, पर कैपिटा इनकम नाम मात्र की थी। आबादी दोनों की करोड़ों में थी, हाँ, लेकिन युवा भरपूर थे और चाइना ने अपनी इसी युवा ताकत को हथियार बनाया। 1949 की क्रांति के बाद माओ जेडोंग के दौर में संघर्ष शुरू हुआ और एक नई शुरुआत करी। 1978 में डेंग जियाओपिंग ने एक तूफान ला दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले, विदेशी निवेश को बुलाया, लेबर लॉज आसान किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए बहा दिए और लाखों करोड़ों युवाओं को फैक्ट्रीज में लगा दिया।
एक्सपोर्ट लीड मैन्युफैक्चरिंग, टॉय से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक दुनिया भर में बेचा, युवाओं को स्किल सिखाया, प्रोडक्टिव बनाया, डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरा यूज किया और 1980 से 1910 तक 10% सालाना ग्रोथ पर दौड़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि गरीबी 88% से घटकर लगभग 0 हो गई। अकेली मैन्युफैक्चरिंग ही पूरी जीडीपी का 28 से 36% हिस्सा बन गया और आज नॉमिनल जीडीपी $19.4 ट्रिलियन पर चाइना सुपर पावर बन बैठा है। आज इंडिया की नॉमिनल जीडीपी सिर्फ $4.13 ट्रिलियन है, मतलब चीन से 5 गुना पीछे। वर्ल्ड बैंक और मेडिसिन प्रोजेक्ट के डेटा के अकॉर्डिंग 1960 में दोनों देश बराबर थे, फिर 1980 में चीन आगे निकला, 2000 तक 3 गुना आगे हुआ और आज 5 गुना आगे है। क्योंकि चीन ने अपने युवाओं से अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठवाया, ना उन्हें लब जिहाद में फंसाया, ना उन्हें गैर रक्षा में उलझाया। उन्होंने युवाओं को प्रोडक्टिव जॉब दिए, फैक्ट्रीज खोली, वोकेशनल ट्रेनिंग दी और एक्सपोर्ट को बूम किया और अपने बच्चों को स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलम में सिखाया सिविक सेंस के बारे में, ताकि ये लोग देश को अंदर से भी सुंदर और सभ्य बनाने में अपना योगदान दें। 1980 में इंडिया पर कैपिटा इनकम में चाइना से आगे था, लेकिन आज IMF के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2818 है और चाइना का $13,806, लगभग 5 गुना ज्यादा। और चाइना ने कभी इंडिया को कंपटीशन माना ही नहीं था, उनका कंपटीशन था अमेरिका से। और हमने भी चाइना को कभी अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा, हमने समझा पाकिस्तान और बांग्लादेश को, जिन देशों में पहले से ही गरीबी है। उनसे आगे निकलकर भला क्या हासिल होगा? हम इंडियंस अपने नेताओं के लिए, अपने फिल्म स्टार्स के लिए, अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए जान तक देने को तुले रहते हैं। ऐसी भीड़ लगाते हैं कि कई जगह उनकी गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं, कई जगह भीड़ में कुचल कुचल कर मर जाते हैं। नेताओं और फ्रॉड बाबाओं को भगवान बना लिया है। दिमाग ऐसा हैक हुआ है कि अगर लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग करी और सवाल पूछा तो आप देशद्रोही हैं, आप जिहादी हैं, आप संस्कारहीन हैं, धर्म विरोधी हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों में विश्वास करते हैं और ऐसी एस्ट्रोलॉजी की फर्जी एप्स के करोड़ों यूजर्स हैं। मतलब हालात बद से बदतर हैं, दिमाग एकदम सड़ चुका है। अब आखिर में सवाल आता है कि क्या इंडिया में सुधार की कुछ उम्मीद है? एक डेवलप कंट्री को बनाती है वहां के लोगों की डेवलप सोच, और इंडिया में अभी के हालात को देखते हुए ये आसान नहीं लगता। लोगों का इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है कि लोग दिमाग का ढक्कन बंद करके बैठे हैं, क्रिटिकली सोचने के लिए तैयार नहीं, अपने रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने धर्मों में, प्रथाओं में, सुपरस्टिशंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़े दुख की बात यह भी है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उनमें से है ही नहीं जो ज्यादातर गलतियां करते हैं। एक्चुअल में जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर होना चाहिए था, आप में से ज्यादातर लोग वो हैं ही नहीं। वो तो अभी भी बिजी होंगे अपना हिसाब का कंटेंट देखकर टाइम बर्बाद करने में, क्योंकि एल्गोरिथम इस हिसाब से काम करता है। जिन लोगों की एक जैसी सोच है उनके पास ये वीडियो जाएगी। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देशभक्ति का मतलब एक ये भी है कि देश के लोगों की सेवा करना, अपना योगदान थोड़ा ही सही लेकिन सही दिशा में देना। एक नागरिक की जो दूसरे नागरिक पर जिम्मेदारियां बनती हैं, जो गलतियां आप करते हैं कम से कम वो ना करें तो भी आधा काम हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी का फैला हुआ कूड़ा उठा नहीं सकते तो अपनी तरफ से कूड़ा फैलाइए भी मत, इससे भी आधा काम हो जाएगा, क्योंकि आपका फैलाया हुआ कूड़ा किसी और को नहीं उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ बात साफ सफाई की ही नहीं, ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें अपना योगदान दे सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं। देश में जो सांप्रदायिक तनाव है, जो हिंदू मुस्लिम है, उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ गलत होता दिखे तो हिंदुओं को सामने आना चाहिए, जैसे मोहम्मद दीपक सामने आए, ये भाई साहब आए। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। मुसलमान महिला को कंबल ना देने पर ये लोग सामने आए, और वहीं दूसरी तरफ किसी हिंदू के साथ गलत होता दिखे तो मुसलमानों को सामने आना चाहिए, जैसे रमजान में ये अंकल सामने आए। इन 2 मुस्लिम लड़कों ने रोजे की हालत में 3 हिंदू लड़कों की जान बचाई, बाद में फिर उनके पिता ने इन्हें सम्मानित भी किया। और भी कई सारी ऐसी घटना है जहाँ एक दूसरे के साथ लोग दिखे, इससे लोगों में भाईचारा बढ़ेगा और एक एम्पैथी दिलों में आएगी। और जब एम्पैथी दिलों में आती है तो इंसानियत जिंदा होती है, एक दूसरे की परवाह होने लगती है और सिविक सेंस अपने आप आ जाएगा। और कुछ सोल्यूशन जो आपके दिमाग में आ रहे हों जिससे इंडिया के हालात थोड़े बेहतर किए जा सकें, जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। बहुत से रिवॉल्यूशन हुए हैं पहले भी, क्रांति के बिना कुछ नहीं बदलता। थोड़े क्रांतिकारी आप भी बनिए और सरकार से अच्छी शिक्षा, रोजगार, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल की मांग करते रहिए, सवाल पूछते रहिए दोस्तों। थैंक यू।